हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम 10th क्लास का साइंस का मिड टर्म पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें 3 सेक्शंस हैं। और आज हम इस पेपर में सेक्शन ए, जिसमें बायोलॉजी आती है, उसको डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन 30 मार्क्स का है, जिसमें एमसीक्यू से लेकर लॉन्ग क्वेश्चंस तक हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अब सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। प्लांट के अंदर कौन सा प्रोसेस फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन और ऑप्शन डी ट्रांसलोकेशन। अगर हम अब सभी ऑप्शन को समझते हुए चलें तो सबसे पहला प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। इसमें प्लांट का फूड बनता है। दूसरा रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी निकलती है। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिससे प्लांट अपने अंदर एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज करते हैं। और चौथा प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को करता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है डी। ट्रांसलोकेशन प्लांट के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फूड को पहुंचाता है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ए पर्सन एक्सीडेंटली टचेस ए हॉट ऑब्जेक्ट एंड विड्रॉज इट्स हैंड इमीडिएटली। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक व्यक्ति ने गलती से एक गर्म चीज को छू लिया और तुरंत अपना हाथ वहां से हटा लिया। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए इनवॉलेंट्री एक्शन, ऑप्शन बी हार्मोनल एक्शन, ऑप्शन सी वॉलेंट्री एक्शन और ऑप्शन डी रिफ्लेक्स एक्शन। ऑप्शन ए इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब होता है इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। ऐसे एक्शन जैसे कि हार्ट बीट होना, फूड का डाइजेशन, जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आते। सेकंड ऑप्शन हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोन्स के जरिए होता है और ये ग्लैंड्स के जरिए कंट्रोल होता है, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है। तीसरा प्रोसेस वॉलेंट्री एक्शन, हम डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, जैसे कि चलना फिरना बोलना। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन है जो हमारे सेफ्टी के लिए स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, और यही हमारा आंसर है। आंसर करेक्ट आंसर है डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, जो ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। कि फूड चेन में इनमें से किसके पास सबसे कम एनर्जी होगी? ऑप्शन ए प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन बी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ऑप्शन सी प्राइमरी कंज्यूमर, ऑप्शन डी टर्शियरी कंज्यूमर। अगर हम बात करें तो हमारे फूड चेन में 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 4। और 10% एनर्जी लॉ जो लैंडमैन ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे लेवल तक जाती है। सबसे नीचे लेवल पर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, जैसे प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। और सबसे टॉप पे जो ट्रैफिक लेवल 4 पे आते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर, उन्हें सबसे कम एनर्जी मिलेगी, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर का 10% होगी। इसलिए हमारा आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टोमेटल पोर ओपन्स व्हेन। पत्तों पर मौजूद जो स्टोमेटा होता है, उसका पोर कब खुलता है? ऑप्शन ए, द गार्ड सेल्स swell as water flows into them. Option B, guard cells shrink as the water flow outside. Option C, guard cell swells as water flows outside. Option D, the guard cell shrink as water flow into them. जैसा कि हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, लीफ के ऊपर जो स्टोमेटा होता है वो एक पोर होता है, एक छेद होता है। उसके आसपास गार्ड सेल्स होती हैं, और एक गार्ड सेल ऑस्मोसिस के जरिए वाटर एब्जॉर्ब करके जब ये फूल जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, तभी ये पोर खुलता है। और जब वाटर से निकल जाता है तब ये बंद हो जाती हैं। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। गार्ड सेल्स वाटर के उनके अंदर फ्लो होने की वजह से स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, तभी स्टोमेटल पोर खुलता है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द गस्टेटरी रिसेप्टर्स एंड olfactory रिसेप्टर्स इन ह्यूमन आर प्रेजेंट इन। गस्टेटरी रिसेप्टर और olfactory रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? ऑप्शन ए स्किन एंड टंग, ऑप्शन बी नेजल कैविटी एंड आईज, ऑप्शन सी टंग एंड नेजल कैविटी, ऑप्शन डी टंग एंड स्किन। चलिए सबसे पहले हम रिसेप्टर्स के बारे में जानते हैं कि हमारे बॉडी में कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। सबसे पहले रिसेप्टर होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, जो कि हमारे आईज में होते हैं और लाइट को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरे रिसेप्टर हमारी आंखों के अंदर होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं कीमो रिसेप्टर्स, जो हमारे ब्रेन स्टेम में होते हैं, और ये अलग अलग केमिकल्स के प्रति रिस्पॉन्स देने में मदद करते हैं। तीसरे होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जिन्हें हम
ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारे नोज में होते हैं जो हमें स्मेल पहचानने में मदद करते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स हमारे टंग में होते हैं जो टेस्ट पहचानते हैं। थर्मोसेप्टर्स हमारे स्किन में होते हैं जो हमें ठंडे और गर्म का एहसास कराते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स भी हमारे स्किन में ही होते हैं जो अलग अलग फोर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। और नोसी रिसेप्टर्स हमारे नर्व्स में होते हैं जो हमें दर्द के बारे में बताते हैं। अगर हम ऑप्शन को करेक्टली देखें तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स हमारे टंग में और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारे नोज में होते हैं, नेजल कैविटी में होते हैं, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी। इन्हीं की वजह से हम अलग अलग स्मेल और टेस्ट को पहचान पाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which portion of brain is responsible for the precision of voluntary actions and maintaining the posture and balance of the body? ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है और साथ ही हमारी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस बनाए रखता है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरेब्रम और ऑप्शन डी सेरेबैलम। मेडुला हमारी बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में हार्मोनल रेगुलेशन कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी ग्लैंड को इंफॉर्मेशन भेजता है। हमारे बॉडी में सेरेब्रम हमारे फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और ये हमारी लैंग्वेज, हमारी थॉट्स और मेमोरी को भी कंट्रोल करता है। सेरिबेलम हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट होता है और ये हमारी बॉडी के बैलेंस, पोस्चर और कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड विद इकोसिस्टम? इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट इकोसिस्टम के बारे में सही है? ऐसे क्वेश्चन में हमें सभी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। सबसे पहली स्टेटमेंट है इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के इकोसिस्टम हमारा बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स मिलकर बना होता है। सेकंड स्टेटमेंट है गार्डन एंड क्रॉप फील्ड्स आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम के गार्डन और खेत जो होते हैं वो इंसान के बने इकोसिस्टम्स होते हैं। तीसरी स्टेटमेंट है कि बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक विंड, सॉइल एक्सेट्रा कि हमारा बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो विंड, सॉइल जैसे फिजिकल फैक्टर बना होता है। और हमारा चौथा स्टेटमेंट है फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के जो जंगल है, तालाब हैं और झील हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं। और पांचवा ऑप्शन है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं इकोसिस्टम के वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन कहता है फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ ऑप्शन सही है। बी के अकॉर्डिंग सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। और डी के अकॉर्डिंग थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अगर हम ध्यान दें तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट ही इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक से बना हुआ, ये सही है। सेकंड, गार्डन और क्रॉप फील्ड्स, गार्डन और क्रॉप फील्ड दोनों मैन मेड है, ये भी सही है। और पांचवा हमारा ऑप्शन के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये भी सही है। इसलिए हमारा इन तीनों से बना हुआ ऑप्शन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको पूरे क्वेश्चन को और सभी स्टेटमेंट को ध्यान से हमेशा पढ़ लेना चाहिए, वरना छोटी सी दिक्कत से ही पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, जो ये कहता है द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, assertion एंड रीजन, आंसर दिस क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। ऐसे क्वेश्चंस में आपको दो तरह की स्टेटमेंट दी हुई होती है, एक assertion और एक रीजन। आपको दोनों को ध्यान से समझना होता है और ये देखना होता है कि उनका आपस में रिलेशन क्या है। अगर assertion और रीजन दोनों सही हैं और रीजन assertion का एक सही एक्सप्लेनेशन है तो आपका ऑप्शन ए चुनना होता है। अगर assertion और रीजन दोनों सही हैं पर रीजन assertion को एक्सप्लेन नहीं करता तो आपको ऑप्शन बी चुनना होता है। अगर assertion सही है पर उसका रीजन गलत दिया हुआ है तो आपको ऑप्शन सी चुनना होता है। पर अगर assertion ही गलत है पर रीजन सही दिया हुआ है तो आपको ऑप्शन डी चुनना होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन के assertion को समझते हैं। assertion ये कहता है कि ओजोन एट हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स। एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पे मौजूद ओजोन गैस
से बनी ओजोन लेयर सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए फायदेमंद होती है। ये बिल्कुल सही बात है, सचिन, इसका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ओजोन लेयर हमें यूवी रे से बचाती है। अब इसका रीजन देखते हैं। ओजोन शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन। ओजोन सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि यूवी रेडिएशन से अर्थ के सरफेस को बचाता है। इसका रीजन भी सही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये रीजन एसेशन ए को एक्सप्लेन भी करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी पिछले क्वेश्चन की तरह एसेशन और रीजन बेस्ड है, जिसमें 4 ऑप्शन गिवन है और हमें सही ऑप्शन को चूज करना है। एसेशन ये कहता है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो ये कहता है कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का एनर्जी रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस से पूरा हो जाता है। अगर देखा जाए तो एसेशन सही है। अब रीजन गिवन है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर रीजन गलत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसमें हाइड्रोजन ऐड करके बनता है, इसीलिए इसका रीजन गलत है। एसेशन सही है और रीजन गलत है, इस वजह से इसका आंसर होगा सी, जो कहता है कि एसेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। करेक्ट आंसर सी। यहाँ पर हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन खत्म और 2 मार्क्स क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ द पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जियोट्रॉपिज्म और ग्रेविट्रोपिज्म is a plant's growth response to gravity. Positive geotropism is a plant's growth toward gravity, while negative geotropism is growth away from it. जियोट्रॉपिज्म या फिर जिसे हम ग्रेविट्रोपिज्म भी कहते हैं, ये प्लांट का ग्रोथ रिस्पॉन्स होता है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। ग्रेविटी का इम्पैक्ट प्लांट की ग्रोथ पर कैसे पड़ता है। इसके दो टाइप्स होते हैं। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जिसमें प्लांट की ग्रोथ ग्रेविटी की तरफ होती है, और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, जिसमें प्लांट के पार्ट्स की ग्रोथ ग्रेविटी से अवे होती है। इसका डिफरेंस देखते हैं अब हम। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म सबसे बड़ा एग्जांपल है रूट्स, जिसमें रूट्स जो होती हैं उनकी ग्रोथ ग्रेविटी की तरफ होती है। लेकिन नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म सबसे बड़ा एग्जांपल है स्टेम या फिर शूट्स। जमीन से प्लांट का जितना पार्ट ऊपर होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, और इन सब की ग्रोथ, स्टेम और शूट की ग्रोथ ग्रेविटी से अवे होती है। इस तरह हम अराउंड 50 वर्ड्स में 2 मार्क्स क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसका ए पार्ट, डिस्क्राइब हाउ अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड एंड डाइजेस्ट इट, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड बाय इट। हमें बताना है कि अमीबा अपना फूड किस तरह लेता है, उसे डाइजेस्ट कैसे करता है, और ये किस तरह के न्यूट्रिशन टाइप में आता है। अब इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। इस डायग्राम में अमीबा जैसे ही अपने फूड मटेरियल के कांटेक्ट में आता है, तो उसके चारों तरफ अपने साइटोप्लाज्म से बने हुए सूडोपोडिया को उसके चारों तरफ एक्सटेंड करके फेगोसाइटोसिस मेथड के जरिए उस फूड मटेरियल को अपनी बॉडी में एंगल्फ कर लेता है। इसके बाद उस फूड मटेरियल के आसपास मौजूद वैक्यूल उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़कर उसे डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्टेड पार्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको डायग्राम जरूर बनाना है और आंसर को पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। Amoeba gets and digests its food through a process called phagocytosis, a form of holozoic nutrition. इसके मल्टीपल पॉइंट्स हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, सेंसिंग फूड, अमीबा finds food like bacteria. Point number 2, engulfing food, it extends false feet called pseudopodia surround its food. Point number 3, forming a food vacuole, the food is trapped in a bubble-like structure called food vacuole. Point number 4, digestion. Enzymes inside the food vacuole breaks down the food material into simpler substances. Point number 5, absorption. Digested food is absorbed through the cell. Point number 6, digestion. Waste is removed by the body. इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक टाइप का होलोजोइक न्यूट्रिशन है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट,
Name any two digestive enzymes present in pancreatic juices and mention their important function. पैंक्रियाटिक जूस में मौजूद दो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का नाम बताना है और उनके इंपॉर्टेंट फंक्शन बताने हैं। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज के अंदर बनता है एंड द टू मेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स present in pancreatic juice are pancreatic amylase and pancreatic lipase. अमाइलेज और लाइपेज पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद होते हैं। अब इनका फंक्शन समझते हैं। पैंक्रियाटिक अमाइलेज वर्क्स ऑन carbohydrate like starch. Its job is to break down complex carbohydrate into simple sugars, which the body can then absorb for energy. अमाइलेज का काम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना होता है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज को हमारी बॉडी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती है। अब बारी आती है लाइपेज की। लाइपेज का काम होता है फैट्स यानी लिपिड को डाइजेस्ट करना। ये फैट्स को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ये इतने छोटे होते हैं कि बॉडी इसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है और ये बाद में हमारे बॉडी में फैट बढ़ाने का काम करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल इन ए फूड चेन। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ टेरेस्ट्रियल फूड चेन कंप्राइजिंग 4 ट्रॉफिक लेवल। हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है कि एक फूड चेन में एनर्जी का फ्लो एक ही दिशा में होता है और हमें इसे एक फूड चेन के जरिए एक्सप्लेन करना है जिसमें 4 ट्रॉफिक लेवल हो और वो फूड चेन टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पर रहने वाले जीवों का होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट्स जो गिवन होती है उसके बेस पे कुछ प्रूफ के साथ उस स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साबित करना होता है, पर यहाँ पर हमें ट्रू साबित करना है। किसी भी फूड चेन में एनर्जी का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है। ऐसा इसलिए है कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है तो उसका 90% हिस्सा उसी के बॉडी में हीट के तौर पर लॉस हो जाता है और उससे अगले वाले ट्रॉफिक लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही जाती है। इसे हमने 10% एनर्जी लॉ में समझा है। चलिए इससे जुड़ा हुआ एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन समझते हैं। जैसे कि इस फूड चेन में 4 ट्रॉफिक लेवल्स हैं। सबसे पहले लेवल पर आती है ग्रास यानी कि घास, जो सन से एनर्जी लेती है। मान लीजिए कि उसने सन से 1000 यूनिट एनर्जी ली। अब इस ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा जिसे इसकी एनर्जी का 10% यानी कि 100 यूनिट्स मिलेंगी। इस ग्रास हॉपर को अब फ्रॉग खाएगा जिसे ग्रास हॉपर की एनर्जी यानी कि 100 यूनिट्स का सिर्फ 10% यानी कि 10 यूनिट ही मिलेगी। इस तरह आप देख सकते हैं कि ग्रास से फ्रॉग तक आते आते 1000 यूनिट से 10 यूनिट से एनर्जी रह गई है। इसका मतलब है कि अगर जब फ्रॉग को कोई स्नेक खाएगा जो कि इस ट्रॉफिक लेवल का टर्शरी कंज्यूमर है, उसे फ्रॉग से केवल 1% एनर्जी यानी कि 1 यूनिट ही मिलेगी। इस तरह ये एनर्जी ग्रास से स्नेक तक आई और ये वापस स्नेक से ग्रास की तरफ नहीं गई। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी फूड चेन में एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल ही होता है। अब क्योंकि एनर्जी फर्स्ट लेवल से अगले लेवल तक जाते जाते कम होती जाती है, इसी वजह से ज्यादातर फूड चेन्स छोटी होती हैं। अब इस आंसर को हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ग्रास ने सन से एनर्जी ली जो कि ग्रासों पर फ्रॉग और फिर स्नेक तक गई और ये एनर्जी का फ्लो पूरी तरह यूनिडायरेक्शनल था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट आर प्लांट हॉर्मोन्स? नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग: इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, नंबर 2 ग्रोथ ऑफ स्टेम, नंबर 3 प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, नंबर 4 ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड ए सपोर्ट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्लांट हार्मोन क्या होते हैं और हमें अलग अलग प्लांट हार्मोन का नाम बताना है जो ग्रोथ रोकते हैं, नंबर 2 स्टेम को बढ़ने में मदद करते हैं, नंबर 3 जो सेल डिवीजन होने में मदद करते हैं और नंबर 4 जो किसी बेल में जो टेंड्रिल्स होते हैं उन्हें की सपोर्ट के अराउंड बढ़ने में मदद करते हैं। चलिए इसका आंसर करते हैं। Plant hormones, also known as phytohormones, are chemical substances that regulates a plant's growth, development, and physiological processes. They act as chemical messengers, coordinating cellular activities throughout the plant. प्लांट हार्मोन जिन्हें हम फाइटोहॉर्मोन्स भी कहते हैं, वो प्लांट के अलग अलग फंक्शंस में हेल्प करते हैं। जैसे इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है एब्सिसिक एसिड जो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है।
वो हार्मोन जो स्टेम की ग्रोथ में मदद करते हैं वो होते हैं जिबेरेलिन्स और ऑक्सिन्स। अब वो हार्मोन जो सेल डिवीजन होने में मदद करता है वो होता है साइटोकाइनेंस। आप इसे ऐसे याद रखेंगे, सेल डिवीजन, सी फॉर सेल डिवीजन और सी फॉर साइटोकाइनेंस। और वो हार्मोन जो टेंडल्स को ग्रो होने में मदद करता है वो होता है ऑक्सिन्स। इसी ऑक्सीजन की वजह से बेल किसी भी सहारे से चढ़कर ऊपर की तरफ ग्रो कर देती है, क्योंकि उसका तना कमजोर होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट। डिस्क्राइब टू मेटाबॉलिक pathways through which glucose is broken down in the human body in different situations to release energy and specify the end product of each pathway। हमें ऐसे दो मेटाबॉलिक पाथवे यानी कि रास्ते बताने हैं जिससे ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर एक अलग अलग सिचुएशंस में, जिससे हमें एनर्जी मिल सके, और साथ में उस पाथवे में बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में बताना है। हमें बेसिकली ये बताना है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज को किस किस तरीके से छोड़ा जाता है एनर्जी के लिए। चलिए अब इसका आंसर करते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द बॉडी ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज via anaerobic respiration which occurs when oxygen is limited. The pathway produces a small amount of energy and lactic acid as a byproduct. जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज को एनएरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए छोड़ती है, जिसमें हमें एनर्जी तो कम मिलती है, साथ में लैक्टिक एसिड भी निकलता है, जिस वजह से हमारे बॉडी को पेन होता है। ऐसा आपने महसूस किया होगा कि जब आप बहुत लंबे समय तक रनिंग करते हैं और जब अचानक रुकते हैं तो बॉडी में अचानक पेन शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपकी बॉडी ने एनर्जी के लिए ग्लूकोज को डायरेक्ट तोड़कर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया। सेकेंड पॉइंट, when the body has a sufficient oxygen supply, glucose is broken down with aerobic respiration. This more efficient process yields a large amount of energy with carbon dioxide and water as the final product. जब बॉडी के पास कंप्लीट ऑक्सीजन सप्लाई होता है तब बॉडी ग्लूकोज को एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए तोड़ती है। ऐसे में एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। इस डायग्राम के जरिए समझिए, जब लिमिटेड ऑक्सीजन होता है तब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और एनर्जी कम देता है, पर जब ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तब ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी ज़्यादा मिलती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। अब अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट। हाउ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अवर बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट का तरीका कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के तरीके से किस तरह अलग है, आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना होगा। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट relies primarily on hemoglobin within red blood cells, which binds to over 98% of oxygen. Carbon dioxide, however, is transported in three main ways: as a bicarbonate ion 70%, bound to hemoglobin 20%, and dissolved in plasma 10%. हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रेड ब्लड सेल के ऊपर मौजूद हीमोग्लोबिन के ऊपर तय होता है, जो हमारे लंग्स में आई हुई 98% ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। पर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट तीन तरीके से होता है। बाइकार्बोनेट आयन के तौर पर 70% कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, और हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर 20% और प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर 10% कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सिर्फ एक तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन 15 का ए पार्ट। What is the importance of feedback mechanism of hormonal action in animals? इस क्वेश्चन में आपको एनिमल्स में हार्मोनल एक्शन के बाद जो फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है उसका इम्पोर्टेंस क्लियर करना है। एनिमल बॉडी में बहुत सारे तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं और वो हार्मोन अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग फंक्शन करते हैं। उसके अगेंस्ट हमारा फीडबैक मैकेनिज्म उन ऑर्गन्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। फीडबैक मैकेनिज्म एक होम्योस्टेसिस यानी कि एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हार्मोन लेवल कंट्रोल करता है ताकि हार्मोन ओवर प्रोडक्शन यानी कि ज़्यादा ज़्यादा ना बन जाए और अंडर प्रोडक्शन कम ना बन जाए। अगर हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो नेगेटिव फीडबैक, और अगर कम बन रहा है तो पॉजिटिव फीडबैक रिलीज होता है हार्मोन के रिलीज होने के बाद, जिससे एक प्रॉपर बैलेंस हार्मोन के बनने का बना रहता है। और कम या ज़्यादा
प्रोडक्शन होने से बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बी पार्ट की तरफ, जो ये कहता है हाउ द हार्मोनल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम नर्वस कंट्रोल। यानी कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर हार्मोनल मैकेनिज्म जो है वो नर्वस कंट्रोल सिस्टम से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कैसे अलग है। तो इसका आंसर होगा हार्मोनल कंट्रोल इज स्लोअर एंड हैज लॉन्ग लास्टिंग वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स। हार्मोनल कंट्रोल जो होता है वो धीमा होता है और एक लंबे चलने वाला प्रभाव डालता है, क्योंकि हार्मोन हमारे ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में फैलता है। जबकि इससे उल्टा जो नर्वस कंट्रोल होता है वो फास्ट होता है, कुछ टाइम के लिए होता है और किसी विशेष ऑर्गन में ही अपना इफेक्ट दिखाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है जो नेट न्यूरॉन से बने होते हैं। अब चलते क्वेश्चन 15 का सी पार्ट। नेम द हार्मोन रिलीज्ड बाय पेंक्रियास व्हेन द शुगर लेवल इन ब्लड राइजेस। पेंक्रियास से निकलने वाले उस हार्मोन का नाम बताइए जो ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और शुगर लेवल के बढ़ जाने पर रिलीज होता है। तो इसका आंसर है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल करता है। इसके अलावा पेंक्रियास एक और हार्मोन जिसे ग्लूकागॉन कहते हैं वो भी रिलीज करता है जब ब्लड में शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है। तो आप दोनों को ध्यान से याद कर लेना, इंसुलिन जो शुगर लेवल बढ़ने पर काम आएगा और ग्लूकागॉन जो कम होने पर काम आएगा। अब वाला क्वेश्चन 15D का, नेम ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड एंड स्टेट इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन। यानी कि किडनी के ऊपर मौजूद एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन का नाम बताइए, उसका फंक्शन बताइए। तो इसका आंसर है एड्रेनलिन हार्मोन, जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं और ये बॉडी को एक खतरे की स्थिति में बचाता है। अगला क्वेश्चन 16A, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट है डिस्क्राइब द पाथवे ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला खून होता है, वो कैसे सर्कुलेट होता है और कहाँ से प्रोड्यूस होकर कहाँ तक पहुँचता है। तो इसका आंसर इस तरह करेंगे हम पॉइंट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल, oxygenated blood fresh from lungs enters the heart's left atrium via pulmonary veins। यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आता है। इसके बाद ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है जो हार्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चेंबर है, जो ब्लड को अब आवर्टा में भेजता है। आवर्टा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है और ये छोटे छोटे ब्रांचेस के जरिए ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरी बॉडी में फैला देती है और इस तरह आर्टरीज के जरिए हमारे बॉडी के हर पार्ट और हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है। इसके बाद ये ब्लड छोटी छोटी वेसल्स जो कि जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, उसके जरिए ऑक्सीजन को बॉडी के सेल्स को पहुंचाता है, जहां से सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ये वेन्स के जरिए हार्ट के राइट साइड में आता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, वहां से लंग्स की तरफ जाते हैं। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर ऑक्सीजन आकर फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16A का सेकंड पार्ट, डिस्क्राइब टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लिम्फ इन ह्यूमंस। यानी कि ह्यूमन में जो लिम्फ सिस्टम होता है उसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन बताने हैं। लिम्फ हमारे बॉडी में ब्लड के अलावा एक और कनेक्टिव फ्लूइड होता है जिसके प्राइमरी फंक्शन इस तरह से हैं। नंबर 1, इम्यून सिस्टम सपोर्ट। लिम्फ अपने साथ वाइट ब्लड सेल्स यानी कि लिम्फोसाइट कैरी करता है जो हमारी बॉडी में आने वाले इन्फेक्शन और बीमारी से लड़ता है। नंबर 2, फ्लूइड बैलेंस। ये हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड, प्रोटीन, वेस्ट को टिश्यू से इकट्ठा करता है और उसे वापस ब्लड में डाल देता है ताकि स्वेलिंग ना हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बी के फर्स्ट पार्ट की तरफ, जो ये पूछता है वेन्स आर प्रोवाइडेड विद वाल्व्स वेयरएज आर्टरीज लेक इट वाई। इसमें हमें अलग अलग स्टेटमेंट्स दी होती हैं जिनमें हमें रीजन बताना होता है कि ऐसा क्यों है। जैसे इसमें वेन्स जो हैं उनमें वेल्व्स होते हैं पर आर्टरीज में नहीं होते हैं, ऐसा क्यों। वेन्स जो होती हैं हमारे बॉडी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और ये ब्लड को हमारे लिम्स या सेल्स से हार्ट की तरफ ले जाती हैं। इस अब इसमें ब्लड वापस फ्लो ना हो जाए, पीछे की तरफ ना चला जाए, इसलिए वेल्व्स उस ब्लड को बिना पीछे लौटे हार्ट की तरफ ले जाती हैं। ऐसा करने के लिए इन्हें ग्रेविटी अगेंस्ट में जाना पड़ता है।
ग्रेविटी के इफेक्ट से ब्लड कहीं वापस पैरों की तरफ न चला जाए, इसलिए वेल्व्स ब्लड को ऐसा करने से रोकती हैं। लेकिन वहीं आर्टरीज जो होती हैं, उन्हें वेल्व्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हार्ट से ब्लड को लेकर आती हैं, जो कि हार्ट एक हाई प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करते हुए आगे भेजता है। इसीलिए वाल्व्स के बिना ही आर्टरीज में ब्लड आसानी से किसी भी बॉडी ऑर्गन तक पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन 16 बी का सेकंड पार्ट। द सेप्टम सेपरेट्स राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, व्हाई? हार्ट में एक सेप्टम होता है जो हार्ट के लेफ्ट और राइट साइड को अलग करता है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है, सेप्टम एक टिश्यूज की बनी वॉल होती है जो हार्ट के राइट साइड और लेफ्ट साइड को आपस में मिलने से रोकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। अब ये अगर वॉल नहीं होगी तो ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स हो सकते हैं और बॉडी को एक ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलने में समस्या हो सकती है, जिससे हमारे शरीर की ज़्यादातर रिएक्शंस रुक सकती हैं। इसलिए सेप्टम वॉल लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में एक वॉल बनाकर दोनों ब्लड को आपस में मिलने से रोकता है और बॉडी में एक ऑक्सीजन वाले ब्लड को सप्लाई होने में मदद करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 बी का थर्ड पार्ट। फिशेज हैव टू चेम्बर्ड हार्ट, व्हाई? फिशेज के हार्ट में दो चेम्बर ही क्यों होते हैं? जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब में हार्ट में अलग अलग चेम्बर्स होते हैं। फिशेज के हार्ट में दो चेम्बर, जो रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले जीव, और जो बर्ड्स होते हैं उनके हार्ट में तीन चेम्बर्स, और जो बड़े जीव होते हैं जैसे गाय, भैंस, मनुष्य और क्रोकोडाइल, इन सब के हार्ट में चार चेम्बर होते हैं। अब फिशेस के हार्ट में दो चेम्बर होने का एक स्पेसिफिक रीजन होता है। वो ये होता है कि फिशेस के हार्ट में सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें ब्लड हार्ट से सीधा गिल्स को ट्रांसपोर्ट होता है ताकि उसे ऑक्सीजन मिल सके। उसके बाद ऑक्सीजन लेकर वो ब्लड बॉडी के बाकी पार्ट तक जाता है बिना हार्ट को वापस लौटे। उसके बाद वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हार्ट में और हार्ट से वापस गिल्स में जाता है। ऐसा करने के लिए दो चेम्बर ही काफ़ी होते हैं और इस तरह का सिस्टम उन फिशेस की बॉडी में मेटाबॉलिक नीड्स के लिए काफ़ी होता है। जब भी आप चाहें वीडियो को पॉज करके नोट्स को आसानी से अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बी का फोर्थ पार्ट। वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक एंड इलास्टिक, व्हाई? आर्टरीज की जो वॉल होती है वो मोटी और लचकदार इलास्टिक होती है, ऐसा क्यों? जबकि ऐसा वेन्स में नहीं होता। इसका पर्टिकुलर रीज़न ये है कि आर्टरीज को हार्ट से आने वाले ब्लड का हाई प्रेशर झेलना होता है, और अगर आर्टरीज की वॉल थिक नहीं होगी तो हाई प्रेशर की वजह से वो फट भी सकती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग से हमारी जान भी जा सकती है। और इलास्टिसिटी की वजह से आर्टरीज हर हार्ट बीट के साथ स्ट्रेच होती हैं और रिकॉइल कर लेती हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एक कंटिन्यूअस स्मूथ ब्लड फ्लो बना रहता है और एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर बना रहता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बी का पांचवा पार्ट। ए ब्लड क्लॉट डेवलप्स एट द साइट ऑफ इंजरी आफ्टर सम टाइम। जैसे ही चोट लग जाती है उससे कुछ टाइम बाद एक ब्लड क्लॉट डेवलप हो जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जैसे ही कोई ब्लड वेसल इंजर्ड होती है तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती हैं और जहाँ चोट लगी है वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। ये प्लेटलेट्स और बाकी प्रोटीन, जिन्हें हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं, एक स्टिकी यानी कि चिपचिपा और वेब लाइक स्ट्रक्चर फाइब्रिन का बना देती हैं, जो ब्लड सेल्स को ट्रैप करके बॉडी से बाहर जाने से रोकती है। इस प्रोसेस की वजह से हमारा जो घाव है वो सील हो जाता है और हम और ब्लड लॉस नहीं करते हैं। इस तरह हमारा ये बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने सभी 10th क्लास के दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम नेक्स्ट पार्ट में इसी पेपर का सेक्शन बी यानी केमिस्ट्री और सेक्शन सी फिजिक्स भी डिस्कस करेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस और लाते रहें। थैंक यू।